चलिए बताइए, कल कल वाला टॉपिक कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? उपाधियों का अंत ना। चलिए आप लोग इसको थोड़ा बताइए, कल वाला रिवीजन करवा देते हैं ना। बताइए आरक्षण वाले टॉपिक पर जो है था, इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके संदर्भ में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए बताइए कि काका कालेलकर आयोग का गठन जो है कब किया गया था? 1952-53 में। ठीक है, और जो है इस आयोग का गठन क्यों किया गया था? आरक्षण देने के लिए किया गया था। एससी एसटी को जो है आरक्षण कब दिया गया? क्रम से बताए थे ना सारा चीज आप लोग को। तो 1952-53 हो गया, 2 साल बाद फिर दे दिया गया। फिर उसके बाद जो है 1978 में जो है किस सरकार द्वारा, जनता सरकार द्वारा ना, किस आयोग का गठन किया गया था? बीपी मंडल आयोग का गठन किया गया था 1978 में। फिर इस आयोग के द्वारा जो है अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? 4 साल बाद, कब? 1982 में। अब अगर 1982 में जो इनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, तो क्या रिपोर्ट में आयोग के द्वारा कौन सी सिफारिश किया गया था? 27% आरक्षण देने की मांग किया गया। तो जब यहाँ पर 1982 में ये सारा चीज प्रोसेस चलता है, तो फिर जो है 1990 में किसकी सरकार बनती है? बीपी सिंह की सरकार बनती है। तो बीपी सिंह के द्वारा कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है? 27%। अब ये जो 27% बीपी सिंह के द्वारा दिया जाता है, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कब दिया जाता है? हाँ, इंदिरा सहनीवाद 1993 में। अब ये चीज तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर दिया गया। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा डिसीजन लिया गया, मतलब ऐतिहासिक क्या फैसला दिया गया है? हाँ, मतलब जो आरक्षण दिया जाएगा वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाएगा, आर्थिक आधार पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमने फिर आगे इसमें ये भी लिखाया था कि हाल ही में सरकार के द्वारा जो है संविधान संशोधन करके 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 10% आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो दिया गया था, ये भी हम मेंशन करवाए। फिर उसके बाद हमने इसमें बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसमें 2 पॉइंट और ऐड करवाए थे कि जिस जाति में जो क्रीमी लेयर होगा उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और आरक्षण की समय सीमा कितनी होगी, कितना परसेंट होगा? 50% से अधिक नहीं होगा। फिर हमने आप लोग को बताया था कि जो है ये तो शिक्षा का प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद आप लोग का आ जाएगा कि फिर जो है अनुच्छेद 16(4) को, मतलब नौकरी वाला, ये किस अनुच्छेद के साथ पढ़ा जाएगा? हाँ, अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा भाई? अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ जो है इसलिए पढ़ा जाएगा चलो क्लास में दिया, अरे वही 11 बजे निकलेंगे। तो इसमें ये चीज हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसमें बताइएगा आप लोग, हमने कहा कि अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाएगा, जिससे शिक्षा की योग्यता, गुणवत्ता और दक्षता जो है प्रभावित ना हो, इसकी गुणवत्ता बनी रहे। ये चीज हमने लिखाया था। फिर हमने लिखाया था कि जो है पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, नो, लेकिन किस संशोधन के द्वारा जो है, हाँ, 85 अमेंडमेंट के द्वारा जो है 85वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़कर जो है पदोन्नति में आरक्षण दिया गया था। किसको दिया गया था? एससी और एसटी को दिया गया था। फिर यहाँ पर फिर ऑब्जेक्शन हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में हो जाता है। तो कौन सा केस था? नागराज केस था। कौन सा सन था? 2006 था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा डिसीजन दिया गया?
हाँ SC/ST के पक्ष में दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर ले कि अगर राज्य में जो है सीटों की संख्या इनकी खाली है तो राज्य सरकार जो है इनके सीटों को भरने के लिए प्रावधान कर सकती है। मतलब एक तरीके से जो संशोधन किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया, मान्यता प्रदान कर दिया कि नहीं ये जो निर्णय लिया गया है ये ठीक है। ठीक है, तो यहां तक हो गया था। ये आपका औसत की समानता के अंतर्गत था ना सारा चीज। और फिर उसके बाद हमने बताया था कि जो है छुआछूत का अंत या फिर जो है अप्रस्तुता का अंत ना, अनुच्छेद 17। तो हमने ये बताया था कि कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह छुआछूत निवारण अधिनियम बनाए, अनुच्छेद 35। तो संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए कौन सा अधिनियम बनाया? हाँ बढ़िया है, सन सही है, छुआछूत निवारण अधिनियम 1955। अब ये छुआछूत निवारण अधिनियम जो है इसका नाम किस सन में बदला गया और क्या कर दिया गया? हाँ 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। यहां तक तो क्लियर था, सारा चीज कर दिया गया था। फिर क्या आ जाता है आप लोग का? हाँ उपाधियों का अंत ना, तो ठीक है। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 18 जो है क्या करता है, या उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। ठीक है, क्या कहता है? कहता है कि जो है उपाधियों से क्या होता है, इससे पंक्ति भेदभाव होता है। क्या होता है? पंक्ति भेदभाव होता है। पंक्ति भेदभाव होता है। इससे सामाजिक समानता को चोट पहुंचता है। सामाजिक समानता को चोट पहुंचता है, चोट पहुंचता है। अब जब भैया सामाजिक समानता को चोट पहुंचेगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि किसी को उपाधि नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठ रहा होगा भैया कैसे सामाजिक समानता को चोट पहुंचेगा ना, कल बता भी दिया गया था कि जैसे हमने बताया था कोई भी उपाधि को अपने नाम के आगे जो है नहीं लिख सकता है, नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि इसे पंक्ति भेदभाव होता है। मान लेते हैं क्लास में हमने बताया था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत बेहतर काम कर रहा है, अगर हम वहाँ क्लास में यहाँ पर उसको प्रोत्साहित करते हैं, सम्मानित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके द्वारा इस क्षेत्र में बेहतर कार्य अगर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, सम्मान तो दे दिया गया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको अपने नाम के आगे लगा ले कि हाँ हम इस चीज से सम्मानित व्यक्ति हैं, ये चीज है, तो इससे क्या होगा, समाज उनको एक विशिष्टता के अंतर्गत रख देगा कि नहीं रखेगा। तो इसीलिए जो है ये अनुच्छेद कहता है कि उपाधियों के अंत की बात करता है, कहता है इसे पंक्ति भेदभाव होता है और इससे भेदभाव ना हो, और ये कह दिया गया सामाजिक समानता को चोट पहुंचता है। अब यहां पर फिर आगे होगा, आगे ये कहा जाता है कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, शिक्षा हो गया प्लस सेना के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करता है उसको जो है यह अनुच्छेद उपाधि देने से नहीं रोकेगा। ठीक है, साथ में साथ देखा जाएगा कि जैसे साहित्य हो गया, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में जो बेहतर कार्य कर रहा है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, उपाधि दिया जाता है। अब प्रश्न फिर उठता है कि भैया कौन सी उपाधि दिया जाता है? तो उपाधि के अंतर्गत इनको क्या दिया जाता है, जैसे भारत रत्न हो गया, भारत रत्न, आपका जो है पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया,
और फिर उसके बाद जो है आपका पद्म श्री हो गया। जैसे पुरस्कारों से क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है या सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुआ था। जो उपाधियों की शुरुआत है, तो इसकी जो शुरुआत हुआ था ये जो है भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1954 में, कब, 1954 ईस्वी में जो है किया गया था। हाँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इसकी शुरुआत के बाद जो है यहां पर इस पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया, प्रतिबंध है। तो ये प्रतिबंध जो है 1978 में जनता दल के द्वारा या जनता सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया था, इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। हाँ, जैसे ही 1980 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, उनके द्वारा पुनः इसको देना जो है क्या कर दिया जाता है, इसको देना शुरू कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पुनः देना शुरू कर दिया जाता है। ये प्रोसेस आपका जो है क्या है, उपाधियों के अंत से संबंधित है। अब यहाँ पर जो आप लोग का प्रश्न बना हुआ है इसी पैटर्न पर जो है बना हुआ है। ठीक है, कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है और साथ में किस क्षेत्र में कौन सा बेहतर कार्य करेगा, किसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, इसकी शुरुआत कब किया गया था, इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, पुनः इसकी शुरुआत कब किया गया था। और दूसरी चीज, कोई भी उपाधि जो है कोई व्यक्ति तभी धारण कर सकता है जब वो राष्ट्रपति उसको अनुमति प्रदान कर दे। मतलब राष्ट्रपति के अनुमति से ही कोई व्यक्ति विदेशी जो है उपाधि को धारण कर सकता है। जैसे अगर राष्ट्रपति मुर्मू है और वो आपको अनुमति प्रदान कर देती हैं तो आप तब जो है विदेशी उपाधियों को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और है, तो ये जो है राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से जो है उपाधियों का ग्रहण, उपाधियों को ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज, ये पूरा फॉर्मेट है। अगर साथ में आप लोग को लिखना हो लिख लीजिए, नहीं लिखवा देते हैं, लिखा दें, लिख लीजिए, लिखिएगा। लिखिएगा, है हाँ, नहीं लिखा देते हैं ना, जैसे फोटो वोटो खींच लीजिएगा। ये जैसे फॉर्मेट रहता है आप लोग को ये पढ़ने में बहुत आसानी सुविधा प्रदान कर देता है ना। खैर ऐसे लिखा देंगे कि वो सही हो जाएगा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। लिखिएगा, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। अतः इससे पंक्ति भेदभाव होता है। अतः इससे पंक्ति भेदभाव होता है। अतः इससे पंक्ति भेदभाव होता है। पंक्ति भेदभाव होता है। सामाजिक समानता जैसे मूल्यों को चोट पहुंचता है। सामाजिक समानता जैसे मूल्यों को चोट पहुंचता है। सामाजिक समानता जैसे मूल्यों को चोट पहुंचता है। चोट पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह अनुच्छेद
यह अनुच्छेद शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में, यह अनुच्छेद शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में, शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले को, बेहतर कार्य करने वाले लोगों को, शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को उपाधि देने से नहीं रोकेगा, उपाधि देने से नहीं रोकेगा। नहीं रोकेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखिएगा, साहित्य कला विज्ञान, साहित्य कला विज्ञान, साहित्य कला विज्ञान, समाज सेवा, समाज सेवा, साहित्य कला विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में, इत्यादि क्षेत्रों में इत्यादि क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने हेतु, बेहतर कार्य करने हेतु, बेहतर कार्य करने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। अतः इसके लिए सरकार द्वारा, अतः इसके लिए सरकार द्वारा, अतः इसके लिए सरकार द्वारा भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं पद्म श्री, एवं पद्म श्री पद्म श्री जैसी उपाधियां दी जाती हैं, जैसी उपाधियां दी जाती हैं। जैसे कोई देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया, कोई शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया, तो मतलब जो है ये समय समय पर सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहित करने के लिए, या मान लेते हैं देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर राज्य स्तर पर देखते हैं कि जैसे मोहम्मद सिराज उराज थे ना, इनको देखिए डीएसपी पोस्ट दे दिया गया। या जो है लड़कियों में जो है अगर देखा जाएगा कि महिला क्रिकेट में देखिए कई लड़कियों को जो है डीवाईएसपी का पोस्ट दिया गया। या रिंकू सिंह को देखेंगे वहाँ पे उनको भी जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है बनाया गया ना। तो ये सारा चीज सरकार के द्वारा इसीलिए किया जाता है ताकि समाज में इसका प्रोत्साहन दिया जा सके, इसके लिए। ठीक है, तो इसको मतलब कोई भी नहीं कह सकता ये भेदभाव किया जा रहा है। जो भी जिस क्षेत्र में बेहतर कार्य करेगा उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में जो है ये सारी चीजों से नवाजा जाएगा। ठीक है, आगे फिर लिखिएगा, आगे लिखिएगा। उपाधि देने की शुरुआत, उपाधि देने की शुरुआत, उपाधि देने की शुरुआत, उपाधि देने की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1954 में किया गया। भारत सरकार द्वारा 1954 में
किया गया। किया गया। ठीक है, फिर आगे जो लिखिएगा, जबकि जबकि इन उपाधियों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य, जबकि इन उपाधियों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य, इन उपाधियों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य, प्रतिबंध लगाने का कार्य 1978 में जनता सरकार द्वारा किया गया। जबकि इस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य 1978 में जनता सरकार द्वारा किया गया। जनता सरकार द्वारा किया गया। जनता सरकार द्वारा किया गया। हालांकि 1980 में हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा इन उपाधियों को पुनः देना प्रारंभ कर दिया गया। इन उपाधियों को पुनः देना प्रारंभ कर दिया गया। इन उपाधियों को पुनः देना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रपति की अनुमति से ही 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 कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि को ग्रहण कर सकता है। कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि को ग्रहण कर सकता है। कोई व्यक्ति विदेशी उपाधि को ग्रहण कर सकता है। अंजलि थोड़ा पानी देना होगा। पानी खत्म हो गया क्या? ये लोग नहीं ला। ठीक है, तो ये सारा चीज हुआ। उसके बाद जो है आप लोग का अनुच्छेद जो है क्या आ जाएगा? 19, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना। आप लोग हेडिंग डालिएगा, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बीच में हेडिंग डालिएगा बढ़िया बड़े शब्दों में, अनुच्छेद 19। ये जो है ये घटना चक्र है राजनीति विज्ञान का, ज्योग्राफी का। ये टीजीटी पीजीटी में जो है ये सारा चीज नहीं मिलेगा आपको, जो घटना चक्र है। इसलिए आप लोग को जो पीसीएस का जो घटना चक्र आता है, इसलिए उसको जो घटना चक्र ये टीजीटी पीजीटी में है, ये कुछ चीजें उसमें नहीं दिया है, कुछ मेन टॉपिक को देकर वो खत्म कर दिया है कट करके। हाँ ठीक है, तो इसीलिए जो है पढ़ना ये तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए ना, काहे उसमें संकोच करना कि दिया है नहीं दिया है, जब जो सिलेबस में है उसको अच्छे से कवर किया जाए। हैं 47 क्वेश्चन मतलब समझे नहीं? अच्छा, टोटल क्वेश्चन जो है 47 क्वेश्चन में खत्म कर दिया है। तब
यहाँ पे हर एक पॉइंट में आपका प्रश्न बन रहा है क्या है क्या नहीं। ठीक है, यही वाला था ना। हाँ हो गया ना सब लोग का। चलिए फिर उसके बाद जो है आपका विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19, ठीक है ये चीज। अब देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है हमने लिखाया था कि जो है कुल 7 स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया था, लेकिन एक स्वतंत्रता को जो है निरसित कर दिया गया था ना। अनुच्छेद 19 एक चा को, जिसमें संपत्ति के अर्जन और बेन की स्वतंत्रता शामिल था। इस प्रकार से अगर देखा जाएगा तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत 6 स्वतंत्रताओं को शामिल किया जाता है। कितने? 6 स्वतंत्रताओं को शामिल किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि 6 स्वतंत्रताएं जो है कौन कौन सी हैं, वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करना है जो चीज आप लोग को किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 19(1) का, अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत अगर देखेंगे तो इसी में जो है बोलने का अधिकार है। क्या है? बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, सूचना का अधिकार, मुद्रण का अधिकार, जो है लिखने का अधिकार, लिखने का अधिकार इत्यादि जो है क्या है इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत। फिर इसके अंतर्गत देखेंगे कि अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत जो है 3 स्वतंत्रताओं को और शामिल किया जाता है इसी के अंतर्गत। इसी में आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूचना का अधिकार। क्या है? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और सूचना के अधिकार के बाद जो है आप लोग देखेंगे कि जो है प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है? प्रेस मतलब मीडिया, मीडिया की स्वतंत्रता भी हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और साथ में जो है देखा जाएगा झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार। क्या बता रहे हैं? हाँ, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही तो ये आएगा, मौलिक अधिकार ही है। ठीक है, तो ये सारा चीज है। अब इसमें एक एक करके हम लोग फिर पढ़ते हैं, यहीं से इसका फिर सोर्स स्टार्ट हो जाएगा कि जैसे देखेंगे सूचना का अधिकार है। सूचना के अधिकार को जो है इसको जो है अक्टूबर 2005 में जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में जो है क्या कर दिया गया था? लागू किया गया, पूरे देश में लागू किया गया। पहले जम्मू कश्मीर भारत का अब केवल अभिन्न अंग था, लेकिन इसको जम्मू कश्मीर में जो है लागू नहीं किया गया था। ठीक है, अब जब इसको पूरे देश में लागू किया गया तो जो सूचना का अधिकार था इसी दिन जो है लोग क्या कर सकते हैं? प्राधिकरण, किससे? प्राधिकरण से अगर किसी व्यक्ति को कोई भी सूचना मांगना हो तो वो जो है सूचना मांग सकता है। जैसे कहते नहीं कि आरटीआई के थ्रू जो है हम जांच लगाएंगे, हम आपसे सूचना, अगर आप हमको जवाब नहीं देते तो आरटीआई के थ्रू हम जांच लगाएंगे, आप उसके थ्रू जवाब दीजिएगा। ये आपका जो है वैधानिक और मौलिक अधिकार दोनों है। अब इसमें जो है इसी दिन जो है क्या है? प्राधिकरण से कोई भी व्यक्ति कोई भी सूचना मांग सकता है, लेकिन अगर प्राधिकरण किसी व्यक्ति को 30 दिनों के अंदर में, 30 दिनों के अंदर में अगर सूचना नहीं देता है,
अगर 30 दिनों के अंदर में सूचना नहीं देता है तो प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन के हिसाब से इन्हें 250 रुपया क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एक प्रकार का जुर्माना देना पड़ेगा। किसको, प्राधिकरण को, कि भैया आपने, व्यक्ति ने आपसे सूचना मांगा, आपने व्यक्ति को सूचना क्यों नहीं दिया। तो इसलिए ये इनके ऊपर एक नियम भी लगा दिया गया कि ये अनिवार्यता है, आपको सूचना देना है तो देना है। तो प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये जुर्माना लगा दिया गया। इस हिसाब से अधिकतम जो जुर्माने की जो सीमा था, अधिकतम ये कितना था, ये 25,000 रुपये था। कितना था, 25,000 रुपये जो है था। अब इसी में देखा जाएगा कि जो सूचना का अधिकार है, इसके मुख्य सूचना अधिकारी जो थे बजाहट हबीबुल्लाह था। कौन था, बजाहट हबीबुल्लाह। ये जो है क्या थे, सूचना आयोग के प्रथम जो है ये आयुक्त थे। ठीक है, तो लिखते हुए चलिएगा, फिर ऐसे चर्चा हो जाएगा। अब इसी के अंतर्गत देखिए फिर क्या आ जाएगा, ये सारा प्रोसेस होता है। तो फिर अनुच्छेद 19 जो है एक खा के अंतर्गत जो है इन स्वतंत्रता पर भी कुछ प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर किस दशा में, जैसे देश की एकता अखंडता जब खतरे में होगी तो ऐसे सिचुएशन पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उपद्रव की आशंका होने पर तब भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और फिर देखा जाएगा कि जैसे शिष्टाचार हो गया, लोक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भी इस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी लिखिएगा। या न्यायालय की अवमानना पर भी लग जाएगा सूचना का अधिकार जो है, लिखिएगा। इसके अंतर्गत पनीर खत्म हो गया हम लोग तार के मरुस्थल में आ गए हैं चलिए, आ गया है, आया ना उत्तर। आज तो हम लोग को पक्का है मरुस्थल में लेके, मरुस्थल में बैठा दिए हैं। धरना दे दें क्या, चले देखिए, जीवन में धरना छोटे चीज के लिए नहीं दिया जाता। हम मान रहे हैं मस्ती हो रहा है, लेकिन जो है अच्छा 2-3 दिन से नहीं हो रहा है। हाँ, लाज वाले ना, नीचे वाले। हाँ देखिए, कोचिंग वाली व्यवस्था करते हैं भैया, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जब नीचे हॉस्टल बच्चों का है तो वो पानी लेके चले गए, मतलब कहने का मतलब क्या, हम लोग का हकमारी कोई और लेके चला गया तो पहले ये पता करिए लेके कौन जाता है, और जो लेके जाता है उसके खिलाफ धरना दिया जाए ला के यहाँ रख दे, हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए लिखिएगा ना, इसके अंतर्गत कुल 6 स्वतंत्रताओं को शामिल किया जाता है। 7 नहीं लिखाएंगे, 6 ही लिखाएंगे, चूंकि जो निश्चित कर दिया गया है उसको नहीं लिखाएंगे। आपको वहां 7 लिखाया गया था ना, एक निश्चित लिखाया गया था, तो उसको अगर निश्चित वाला मानेंगे तो 7, अगर उसको माइनस कर देंगे तो 6। इसके अंतर्गत जो है कुल 6 स्वतंत्रताओं को शामिल किया जाता है। कुल 6 स्वतंत्रताओं को शामिल किया जाता है। कुल 6 स्वतंत्रताओं को शामिल किया जाता है, लिखिएगा। अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत बोलने
भाषण देने, बोलने, भाषण देने, लिखने, लिखने, मुद्रण, मुद्रण, सूचना का अधिकार इत्यादि शामिल होता है। सूचना का अधिकार इत्यादि शामिल होता है। मतलब जो है इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लिख सकता है, सूचना प्राप्त कर सकता है, मुद्रण जैसी चीजों पर जो है जानकारी हासिल कर सकता है। ठीक है, ये आगे फिर लिखिएगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित 3 स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित 3 स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है। निम्नलिखित 3 स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है। डैश करके जो है लिखिएगा, पॉइंट वाइज जो है लिखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, और दूसरा लिखिएगा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, तीसरा लिखिएगा झंडा फहराने का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार। झंडा फहराने का अधिकार। ठीक है, ये चीज हुआ। अब फिर हेडिंग डालिएगा सूचना का अधिकार, तो इसी के अंतर्गत है सूचना का अधिकार। देखिए समाज का जो व्यक्ति जो है जागरूक होता है, देखिए किसी भी सरकारी संस्था हो गया, कहीं पर वो डरता नहीं है, उसको पता है कि आपकी जो है क्या है, कैसे है ना। तो इसलिए देखिए समाज में हमेशा वो डिफरेंट, हमेशा जो डिफरेंट काम ही करता है, चाहे बैंक हो गया, चाहे कहीं पर किसी संस्था में चला गया, कहीं भी कोई चीज। आप हमको सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देंगे, लेकिन जो है अगर हम सूचना का अधिकार हम इसको कर दिए तो आपको देना पड़ेगा, जान लीजिए। सूचना का अधिकार लिखिएगा। इसे अक्टूबर 2005 में, इसे अक्टूबर 2005 में यार यहाँ आवाज ज्यादा लग रहा है ना, इसीलिए आप जबकि वहां से दिख नहीं रहा होगा ना, ये डिजिटल बोर्ड चमक रहा है, उसको बंद करवा दी क्या। हाँ, क्या ये डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए ना। क्या है, कैसा है। आ जाओ भाई।
ये ये अरे यार, पूरा जो है हैं। हमको बहुत बढ़िया, इसीलिए लाइट वाइट वाला प्रोसेस हम बहुत कम छूते हैं। जो कहाँ से कौन सी सिस्टम है, नहीं यहाँ पे ही नहीं, घर पे भी भाभी भाभी हमारी हैं, वो लीडर होकर काम कर देती हैं। यहाँ हम टच नहीं करते जो है क्या है क्या नहीं। कहते हैं आपको इतना डर लगता है कि जो है इतना ज़्यादा क्या है। हम सही बताएं, चाहे बोर्ड हो गया, स्विच हो गया, कोई चीज़ हम टच नहीं करते। और भाभी भाभी हैं हमारी, हीटर उटर या कोई चीज़ है तो हाँ वो सब कर लेते हैं बढ़िया। तो ये चीज़ होता है ना। चलिए अब देखिए 2 मिनट डिले हो गया, एक लाइट बंद करने के चक्कर में बंद हो गया ना। चलिए कहाँ पे आप लोग लिखे हैं क्या? हाँ, सूचना का अधिकार जो लिखे हैं ना, इसे अक्टूबर 2005 में जो है लागू, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। अक्टूबर 2005 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया। अतः अब प्राधिकरण से कोई भी अतः अब प्राधिकरण से कोई भी सूचना मांग सकता है। अतः अब प्राधिकरण से कोई भी सूचना मांग सकता है। प्राधिकरण से सूचना मांग सकता है। यदि प्राधिकरण द्वारा 30 दिनों के भीतर में सूचना नहीं दिया गया, यदि प्राधिकरण द्वारा 30 दिनों के अंदर सूचना नहीं दिया गया, यदि प्राधिकरण द्वारा 30 दिनों के अंदर सूचना नहीं दिया गया तो 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 प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से जुर्माना देना होगा। तो प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन जो है 250 रुपए के हिसाब से जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपए तक का प्रावधान किया गया है। अतः जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपए निर्धारित किया गया, ऐसा लिखिएगा। अतः
250 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। 250 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अतः यह जुर्माना, हाँ ठीक है, अतः यह जुर्माना अधिकतम 25,000 रुपये हो सकता है। हाँ, या देना पड़ेगा, जो भी लिखे हैं सही है। होगा, अधिकतम जुर्माना 25,000 होगा, यह निर्धारित किया गया है, बात एक ही है। ठीक है, हाँ देना पड़ेगा। लिखिएगा, भारत के प्रथम सूचना आयुक्त, भारत के प्रथम सूचना आयुक्त आप लिख करके लिखिएगा अध्यक्ष, अध्यक्ष बजाहट हबीबुल्लाह हैं, बजाहट हबीबुल्लाह थे, बजाहट हबीबुल्लाह थे। बजाहट हबीबुल्लाह थे। ठीक है, आगे फिर लिखिएगा, अनुच्छेद 19 एक खा के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 एक खा के अंतर्गत, खा के अंतर्गत, खा के अंतर्गत निम्नलिखित दशाओं में, निम्नलिखित दशाओं में, निम्नलिखित दशाओं में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निम्नलिखित दशाओं में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अब ये दशा कौन सी है, इसको लिखा जाएगा। सारा चीज क्रम से देखिए कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ठीक है, अब इसमें जो लिखिएगा, जब देश की एकता अखंडता खतरे में हो, पॉइंट वाइज लिखिएगा, जब देश की एकता अखंडता खतरे में हो, जब देश की एकता अखंडता खतरे में हो, जब देश की एकता अखंडता खतरे में हो। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, उपद्रव की आशंका, उपद्रव की आशंका हो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लोक व्यवस्था शिष्टाचार, उपद्रव की आशंका हो, नेक्स्ट पॉइंट, लोक व्यवस्था शिष्टाचार इत्यादि को बनाए रखने हेतु, इत्यादि को बनाए रखने हेतु, इत्यादि को बनाए रखने हेतु। फिर आगे जो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, न्यायालय की अवमानना पर, न्यायालय की अवमानना पर, न्यायालय की अवमानना पर।
मतलब जो ऊपर लिखाया गया है आप लोग को अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रेस का अधिकार, मतलब सभी चीजों पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और किस दशा में लगाया जा सकता है वो आपको सिचुएशन लिखा दिया गया। ठीक है, ये चीज हुआ। फिर लिखिएगा आगे, अनुच्छेद 19(1) खा के अंतर्गत हेडिंग डालिएगा, सभा करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) खा में लिखिए ना, सभा करने का अधिकार। अभी कहाँ लिखे हैं, सभा करने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) खा, उसी के अंतर्गत वो भी आएगा। हाँ, उसी के अंतर्गत वो आएगा। सभा करने का अधिकार, इसके अंतर्गत लिखिएगा, सभा 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 निरायुध एवं हथियार विहीन होना चाहिए। सभा जो होना चाहिए निरायुध है, निरायुध एवं हथियार विहीन, हथियार विहीन होना चाहिए। मतलब अगर आप 10, 5 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिलकर सभा कर रहे हैं तो वहां ऐसा नहीं है कि वहां पर आप तलवार ले लिए हैं, बंदूक ले लिए हैं, कट्टा ले लिए हैं और चाकू छुरी ले लिए हैं। ठीक है, तो ऐसी दशा में उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अगर निरायुद्ध है, मतलब वहां पर किसी प्रकार का आंतरिक कलह होने की आशंका ना हो, युद्ध होने की शंका ना हो, कि ये प्लान किया जा रहा है कि सभा हम इकट्ठा हो रहे हैं 10, 20, 50 लोग और किसी को मारने का प्लान किया जा रहा है। ठीक है, तो इस दशा में इस पर भी रोक लगाया जा सकता है। इसलिए लिखाया गया कि जो है सभा करने का जो अधिकार है, सभा करने का अधिकार तो मूल अधिकार है ही, लेकिन सभा जो हो वो निरायुद्ध हो और हथियार विहीन हो। फिर आगे जो लिखेगा, तीसरा जो लिखेगा, संगठन बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) गा, संगठन बनाने का अधिकार। हाँ, संगठन बनाने का अधिकार। इसमें जो लिखेगा, संगठन बनाने का अधिकार तो मूल अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार तो मूल अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। लेकिन हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। प्रधान जी, तो ये हुआ कि जो है संगठन बनाने का अधिकार तो
मूल अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। फिर आगे जो लिखिएगा, इसी के अंतर्गत सरकारी सोसाइटी का गठन किया गया। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, इसको लिखाएंगे। इसी के अंतर्गत सरकारी सोसाइटी का गठन किया गया। सरकारी सोसाइटी का गठन किया गया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 97वें संशोधन द्वारा। 97वां संशोधन। आज पार्टनर गायब हो गई, अकेले अकेले हैं, अकेले मत रहिए हैं। हाँ, 97वां संविधान संशोधन। सहकारी समिति भी इसे कहा जाता है ना। ये चीज है, सहकारी समिति या सरकारी सोसाइटी ना, ये चीज सहकारी समिति या ये चीज, ये हो गया। फिर आगे जो है आप लोग लिखिएगा अनुच्छेद 19(1) घ, संगठन बनाने के बाद क्या करेंगे लोग, विचरण करेंगे ना, तो लिखिएगा विचरण करने का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) घ, विचरण करने का अधिकार। विचरण करने का अधिकार। ठीक है, अब इसमें जो है देखिए, जैसे भारत का कोई भी नागरिक जो है कहीं पर भी विचरण कर सकता है, लेकिन जो है जनजातीय क्षेत्र को देखते हुए इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर कोई कह दे कि हम अंडमान निकोबार जाएंगे जहाँ पर सेंट्रिकल जनजाति पाई जाती हैं, तब तो काम तमाम कर देगा, आओ भैया धनुष बाण हम भी तैयार रखे हैं, आइए आप लोग का स्वागत करते हैं। या मान लीजिए कि कहीं आपका जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया ना, बस्तर वाला बेल्ट सारा चीज, आप वहां भी चले जाएंगे, बहुत खतरनाक प्रवृत्ति की जनजातियां पाई जाती हैं जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं। तो ऐसी दशाओं में आपको वहां जाने से जो है रोका जा सकता है। ठीक है, लिखिएगा कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी विचरण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी विचरण कर सकता है, लेकिन जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए, जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 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 ठीक है, ये चीज हुआ। फिर आगे जो है आपका क्या जाएगा, निवास करने का अधिकार ना। हाँ, लिखिएगा अनुच्छेद 19(1) अंगा है, क्या रहेगा, वही तो बोल रहे हैं वही तो बोल रहे हैं
श्रद्धा कह रही है। देखिएगा अनुच्छेद 19(1) अंगा जो है निवास करने का अधिकार। इसी पढ़ाई में हम लोग को मौज मस्ती भी ढूंढ लेना है 1-2 मिनट ना, बहुत सीरियस भी होकर हमेशा ये नहीं करना है कि यहाँ क्या है क्या नहीं। निवास करने का अधिकार। देखिए पहले अगर आप लोग देखेंगे कि जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं था, तब जो है भारत का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहीं भी अस्थायी रूप से निवासी बन सकता था ना। लेकिन जब से ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1919 ये 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को जो है क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, भारत का अभिन्न अंग तो हो ही गया पूर्णतः। तो ऐसी दशाओं में अब क्या है कि पूरे देश में कोई भी व्यक्ति निवास कर सकता है। तो इसको लिखना है, लिखिएगा पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी भाग में निवास कर सकता था, देश के किसी भी भाग में निवास कर सकता था। लेकिन भाग में निवास कर सकता था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर के साथ साथ, हाँ भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में निवास कर सकता है। इसको पहले लिख लीजिए, जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में निवास कर सकता है। अब तो यही हो गया ना, अब तो यही हो गया कि जमीन भी खरीद सकते हैं आप, निवास भी कर सकते हैं। अर्थात वर्तमान में भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकता है, किसी भी भाग में निवास कर सकता है। निवास कर सकता है। जनजातीय हितों को देखते हुए, भाई जनजातीय हितों को भी देखना होगा। पता चला आप जनजातीय एरिया में चले गए निवास करने, तो आपको वहां थोड़ी रहने दिया जाएगा। जनजातीय हितों को देखते हुए। अब पता चला कोई व्यक्ति जो मतलब जो थोड़ा कम समझदार है, अगर वो कह दे कि नहीं भैया हमको जो है छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्र में निवास करना ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो वहां आपका मौलिक अधिकार काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जनजातीय हितों को वहां पर उनकी भाषा और संस्कृति को भी मेंटेन रखना होगा ना, ये चीज हुआ। फिर जो है आगे लिखिएगा, ये हो गया अंगा, हो गया चा को भी लिखाकर निश्चित लिखवा देते हैं ना, लिख लीजिए अनुच्छेद 19(1) चा।
अनुच्छेद 19(1)(4) लिख दीजिए, वर्तमान में निरसित है, मतलब जो है समाप्त कर दिया गया है, इसे मौलिक अधिकार की सूची से समाप्त कर दिया गया। निरसित केवल लिख दीजिए, हाँ केवल लिख दीजिए निरसित कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए ना, निरसित, हाँ निरसित, जैसे विकसित लिखा जाता है वैसे निरसित। पानी पीना है किसी को, पीना है, पीछे वैसे दे दीजिएगा पीने का, अरे पीने दीजिए, ठीक है। ये चीज हुआ। अब उसके बाद जो है आपका ये निरसित हो गया, फिर लिखिएगा अनुच्छेद 19(1)(6), अनुच्छेद 19(1)(6) कारोबार करने का अधिकार है ना। कारोबार करने का अधिकार, लिखिएगा इसके अंतर्गत कारोबार करने का अधिकार, कारोबार करने का अधिकार। पनिया पी लो और सबको पकड़ा दो। इसमें जो है क्या रहेगा, जैसे मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है भारत का मतलब किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति है, वो भारत के किसी भी राज्य में जो है वो कारोबार कर सकता है आबाद रूप से। अब जैसे यहाँ पर अगर राज्य सरकार के द्वारा कोई नियम कानून लागू किया जाता है कि आप अपने राज्य में करिए, आप अपने राज्य में करिए, वो अलग चीज है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे अपने गांव में, घर में, समाज में कि कोई देखिए कोई अहमदाबाद कोई काम कर रहा है, कोई आकर फिर यहाँ काम कर रहा है, मतलब कोई कहीं भी बिजनेस कर सकता है। क्या बना होता है, टानिक वानिक मिला है क्या, ऐसे करते हैं। अरे यार ले आओ सबको और खिला दो, ठंडा है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है ना। देखिए लंगर चलता है ना सिख ईसाई मतलब जो है सिख धर्म का, हम बहुत अच्छा गुरुद्वारे को मानते हैं, सच बता रहे हैं। हम लोग जब दिल्ली में गए थे जो है तैयारी के दौरान, तो वैसे काफ़ी लेट हो गया था, तो 2-3 लोग थे, तो ये हुआ कि बगल में बांग्ला साहिब था, वहाँ पे बहुत चर्चित है दिल्ली में। हम लोग वहाँ गए थे जो है, बढ़िया खाना वाना भी खाए, रुके भी, मतलब वहाँ पर क्या है कि नहीं बिल्कुल, जैसे वहाँ पे क्या था कि मतलब ना तो आपका कोई धर्म देखा जाएगा, न कोई मजहब देखा जाएगा, न जाति देखा जाएगा, न रंग रूप देखा जाएगा, मतलब किसी का किसी से कोई मतलब देना नहीं। बहुत अच्छा चीज जो है निस्वार्थ भाव से लोग वहां लगे रहते हैं। और वहां देखेंगे कि जो उसमें लिप्त रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई गरीब तबके का लोग है वही सेवा में लगे हुए हैं, एक से बड़े नेता, बड़े बड़े लोग वहां पर जाते हैं, मतलब श्रम दान करते हैं। यहाँ पर लोग अपने घर का बर्तन, अगर 2 लोग हैं, पता चले कोई बर्तन धुल दिया, शर्म में करने लगते हैं ना, यार इस जो है बर्तन हम धुलेंगे, एटीट्यूड है। तो वो उनकी विचारधारा ये चीज है। भाई अपना काम है, कुछ भी किया जा सकता है? तो अगर सीखना हो तो अलग अलग धर्मों में जो चीज अच्छी चीजें निहित हैं, आप लोग वहां से उस चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। तब अरे हम बताएं, हम ही लोग हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ रह रहे हैं कि अब यहाँ पे ये तो है नहीं कि इलाहाबाद में घर परिवार वाले हैं सब लोग, कि कोई आएगा बर्तन धुलेगा, कोई आएगा सब्जी देगा, कोई आएगा गिलास में पानी देगा, करना तो खुद ही है।
अब जैसे बताए हमारी भतीजी अभी 2-4 दिन हुआ, 10 दिन अभी आई हो, सीयूटी का उसका पेपर है, अभी रहेगी इलाहाबाद में ही। तो अब जैसे हमारा आदत क्या था कि खाना खाए तुरंत उसको साफ सुफ करके रख दिए। अच्छा वही चीज है, खाना खाए सारा चीज जो है, कढ़ाई जो भी है, भाई एक कढ़ाई एक थाली है, अब उसमें क्या देखना है, परिवार का वो भी सदस्य वो भी सदस्य, हम काहे देखे बिटिया आई हो बिटिया साफ करे या भैया का लड़का है वो साफ करे। अरे जिसका मूड बन गया वही साफ कर दिया रख दिया है। अब ये हमारे दिमाग में अगर ये नेचर आता है कि अरे वो भाई लड़की है उसी को साफ करना चाहिए, उसी को साफ सफाई झाड़ू पोछा करना चाहिए, ये तो गलत मानसिकता है, हम समझते हैं। वो बल्कि आई अरे चाचा ये क्या आप कर रहे हैं, मतलब अभी हम कर देते क्या है, तो हम समझते हैं जो वो सोच रही है अपने हिसाब से ठीक सोच रही है, लेकिन हम जो यहाँ इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो हम अलग, भाई यहाँ कोई पढ़ने आया है, ये भाव अगर हम दिखाएंगे कि लड़कियों को ये काम करना चाहिए, ये जन्मजात है, ये ऐसा है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए परिवर्तन खुद से कीजिए, घर के बच्चे होंगे खुद ही सीखेंगे, वो खुद ही करना शुरू कर देंगे है। लेकिन उस चीज को भी उनको समझना पड़ेगा, जो सामने है उनको भी उस स्तर की सोच रखना पड़ेगा कि हाँ अगर ये कर रहे हैं तो किस सोच से कर रहे हैं, ना तो इनकी कोई मजबूरी है ना इनका कुछ है, बस पारिवारिक परिवेश, एक दूसरे का प्रेम भाव, एक दूसरे का संबंध, एक दूसरे का भाईचारा है। और पता चले यहाँ किसी को एटीट्यूड आ गया है, हाँ अरे बर्तन धुल दिए हैं तो ये गलत चीज हो जाएगा ना। इसलिए होता नहीं, जैसे ग्रीन कहता है करने योग्य कार्यों को करने देना ही स्वतंत्रता है, यही चीज है। तो आगे जो है लिखिएगा इसमें, लिखिएगा भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भाग में, भारत के किसी भाग में भारत के किसी भाग में कारोबार कर सकता है, कारोबार कर सकता है। लेकिन जानते हैं गांव के स्तर पे क्या समस्या है, गांव के स्तर पर अगर आप जो है बंद कर देते हैं, तो भाई समानता का मतलब ही यही है ना, पता चले कि आप हर जगह जो है वही चीज, तो ये आपका विचारधारा फिर पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी विचारधारा हो जाती है, कट्टरता वाला ना। इसलिए क्या करिए चलिए, बाकी यार देखिए सम्मान सबका होना चाहिए जीवन में ना, कभी भी किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम ही ये चीज के लिए बने हैं या वो ही इस चीज के लिए बने हैं। आज के समय में बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे लोग पढ़ लिख कर जागरूक बन रहे हैं वैसे वैसे चीजें भी बदलती जा रही हैं। चलिए आगे जो लिखिएगा, ये हो गया ना, अनुच्छेद 19 जो है ये कंप्लीट हो गया।
अब फिर उसके बाद जो है आपका अनुच्छेद 20 आ जाएगा, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जितना था आप लोग का सारा चीज क्या कर दिया गया, कंप्लीटली हो गया। काफी लंबा टॉपिक था ना अनुच्छेद 20, जो हम आप लोग से कह रहे थे कि काफी समय लगेगा, यही चीज है। अभी आर्टिकल पढ़ाना होता तो आर्टिकल पढ़ा कर जो निकल जाते आगे, लेकिन अब जैसे इसका पूरा विस्तृत है, अगर आप लोग इस सिचुएशन में कभी मेंस लिखने का कोई चीज मौका मिला तो जान लीजिए कि फिर अतिरिक्त कोई चीज पढ़ने ओढ़ने की जरूरत नहीं है। सही है, क्या हुआ? चलिए लिखिएगा, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण, ठंडा लिखिएगा, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 20। अच्छा, ये सारी विचारधाराएं ना हर जगह आप व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं, सही बता रहे हैं, हर जगह आप नहीं व्यक्त कर सकते। या तो आप कुछ जगह पर उपहास उठ जाएगा, या तो आप एक मजाक के पात्र बन जाएंगे। इसलिए होता नहीं, आप उस बात को वहीं पर रखिए जहां पर उस बात को समझने के लिए लोगों के पास क्षमता हो ना। है क्या चीज? तेज बोलो यार, थोड़ा तेज बोलो। नहीं तो राजनीति करते हैं यार, वो कुछ ज्यादा बता दिए, ऐसा नहीं है। तब अब रवि किशन जी कह रहे हैं कि रात में जो है परिवार का कोई सोया हुआ है लेडीज में, तो उसका जाकर पैर छुइए, घर का कोई रहेगा चौंक जाएगा। तो ये सब ठीक है, पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना। आगे जो लिखिएगा, देखिए, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मतलब किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक वो कानून के हिसाब से कोई ऐसा अपराध ना किया हो कि वो कानूनन रूप से अपराध लगे। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अपराध ऐसा नहीं किया है जो कानून के दृष्टिकोण में वो लग रहा हो कि ये अपराध है, तो वो तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर कानून के दृष्टिकोण में ये हो गया कि नहीं, आपके द्वारा जो कृत्य किया गया है वो जो है अपराध है, तो ऐसी दशाओं में आपको सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक विधि के द्वारा, विधि के दृष्टिकोण में आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है कि उसे वो अपराध लगे या पुलिस आपको दंडित करे। ठीक है, फिर इसमें ये चीज फिर आगे कहा गया कि जैसे कोई भी व्यक्ति एक अपराध किया है तो उस व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही दंड दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है चोरी किया है, तो चोरी से संबंधित जो कानून बना हुआ है उसको केवल वही दंड दिया जाएगा और दूसरा दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब कह सकते हैं एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती हैं। नहीं, बात एक नहीं होगा। एक व्यक्ति एक का अपराध किया तो एक लगेगा, फिर एक व्यक्ति अगर एक साथ कर दिया है तब तो बराबर है एक साथ की, लेकिन अलग अलग समय में किया है। आप लोग देख रहे होंगे समाज में कहते हैं नहीं कि इनके ऊपर 302 का मुकदमा 40-50 लदा हुआ है, तो वो अलग अलग समय में किया गया रहता है। अगर एक ही साथ में जो है आप 10-5 लोग को कुछ हत्या कर देते हैं तो वो फिर एक ही चीज लगेगा, वो जघन्य अपराध के अंतर्गत आ जाएगा, जो मानवीयता से मतलब जो है कह सकते हैं बहुत घृणित कृत्य में आ जाएगा वो चीज, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त दंड दिया जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति साक्षी या गवाह बनने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। कि जैसे पुलिस अगर आपको ये कहती है कि नहीं बताइए आपने चोरी किया है, तो आपको आपके ऊपर दबाव प्रेशर डाला गया, आपने कह दिया हाँ हमने चोरी किया है, है? और आप न्यायालय चले गए कोर्ट में और वहां पर जो है डिस्कस होता है और आपने कह दिया नहीं जज साहब
इन्होंने हमको जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और फिर जो है शारीरिक रूप से हमको चोट पहुंचाया, इसलिए हमने डर बस हमने कह दिया हाँ हमने किया है। फिर तो वहां क्या हो जाएगा, तुरंत जो है इंस्पेक्टर साहब जो है आपको हाजिर होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। क्या है, आपके पास कोई एविडेंस है? इसीलिए देखिए कहीं पर कोई काम किया जाता है एविडेंस रिकॉर्डिंग रखा जाता है कि कहीं ये मुखर ना जाए। यही चीज है कि किसी है? क्या चीज नहीं, इसीलिए तो कैमरा सीधे लगा दिया जाता है कि आपने क्या वक्तव्य किया है। हाँ, तो ये चीज है, किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति साक्षी या गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद आप देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या है कि जो है दंड, जैसे विधान में जितने दंड का विधान दिया गया है, मान लेते हैं कि जैसे कानून बना है और कानून में और किससे संबंधित क्या कानून बना है, उसी से संबंधित आप जो है किसी व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। जिससे संबंधित विधान मतलब कानून नहीं बना है उसको आप दंडित कानून नहीं कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, आप लोग चर्चा में सुने रहे होंगे कि निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में ना। तो निर्भया कांड जब हुआ था तो उस समय पूरा देश आक्रोशित की अवस्था में व्याप्त था और वहां पर आप देखेंगे कि जो है पूरे देश के लोगों के द्वारा जो है मांग किया गया कि जो है जो निर्भया कांड में लिप्त लोग हैं, जो रेपिस्ट लोग हैं, उनको जो है सजा ए मौत दिया जाए, मतलब फांसी की सजा दिया जाए। लेकिन उस समय संसद के द्वारा ये कानून नहीं बनाया गया था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य कार्य करता है तो उसको फांसी की सजा दिया जाएगा। तो जब संसद ने कानून नहीं बनाया है, संसद ने कानून नहीं बनाया है, तो क्या न्यायालय किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा दे सकता है? नहीं देगा। तो फिर ऐसे दशाओं में बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है, संसद को कानून बना देना चाहिए और न्यायालय को जो है फांसी की सजा दे देनी चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 20 की जानकार यह जानते हैं कि अगर कोई भी कानून है वो भविष्य लक्ष्य होता है, ना कि वो भूत लक्ष्य होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आज कोई कानून बना, वो कानून अगर कोई गलत काम कल कोई करता है तो उसके ऊपर लागू होगा। लेकिन आज कोई कानून बना, इसके पहले अगर कोई गलत कृत्य किया है तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। अगर चोरी आज मान लेते हैं कोई व्यक्ति आज किया है और चोरी के लिए कानून नहीं बना है और कल कानून बनता है तो उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगा। जो उसके बाद चोरी करेगा कानून बनने के बाद, उसके ऊपर ये चीज होगा। इसलिए अनुच्छेद 20 की जानकारी जानते हैं कि जो कानून होता है, जो विधान होता है, ये जो है क्या होता है, ये भविष्य लक्ष्य होता है, ये भूत लक्ष्य नहीं होता है। तो इसी को क्या कहा गया, दोष सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण कैसे मिलेगा। देखिए फांसी का मतलब जैसे वो जो कृत्य किया गया था वो मानवीय हरकत से ऊपर किया गया था, मतलब जो कह सकते हैं कि सबसे निकृष्ट कंडीशन वो सिचुएशन था। और देखिए आप लोग को हम परंपरागत चीजों को लिखाए हुए हैं, कानूनी चीजों को लिखाए हुए हैं। हमने क्या लिखाया था कि जब देश की आधी आबादी जो है एक सुर में कोई आवाज उठाना शुरू कर दे, ठीक है, उसकी मांग शुरू कर दे और उसके लिए कोई संविधान में नियम कानून नहीं बनाया गया है, तो जो न्यायाधीश होगा अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर क्या करेगा, निर्णय देगा। इसको लिखाए हैं कि नहीं पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को, राजनीति विज्ञान है। राम मंदिर का हमने बताया था ऐतिहासिक के संदर्भ में ना, उसी से चीज है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ चीज है ना, क्या है क्या नहीं। और ऐसा कृत्य आदमी जो है इसमें इसलिए दंडित किया जाता है, आप लोग को लिखाया गया है ताकि समाज में भय का संचार हो। नहीं तो ये सब चीजों का जो है एक भयावह भयाक्रांता जैसे जब समाज में स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर लोग जो है सड़क पर जो है क्या होता है कि एक लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्लभ हो जाता है। जैसे बिहार में देखा जाएगा, एक समय था कि जैसे जब नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी, एक समय ऐसा था कि बहुत ज्यादा जघन्य अपराध जैसी चीजें हुआ करती थी। लेकिन आज का सिचुएशन देखेंगे, बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो चुकी हैं। वहां पे देखिए सत्ता पक्ष में रहना, विरोध करना या कोई चीज करना अलग चीज है, लेकिन वास्तव में जो बिहार पहले जहां था, आज बिहार कहां पहुंचा है, ये देखने वाली बात।
ये चीज। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज है, नियम कानून का पालन कौन सी सरकार अपने द्वारा कहाँ क्या कैसे किया जा रहा है, ये माने रखता है। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग। कितना टाइम हो गया? 11 बज गया, 2 घंटा हो गया। हम तो कह रहे हैं लिख लीजिए ना, एक एक। अभी देखिए 3 आर्टिकल आप लोग का जो है चल रहा है एक एक दिन में। इतना लंबा लंबा सारा चीज है, अगर बहुत डिले करेंगे तो आपका तो मौलिक अधिकार में 4-5 दिन लग जाएगा ना। ऐसा किया जाए ताकि टॉपिक सही समय खत्म हो जाए। अब देखिए अब इतने संकुचित तो पढ़ाया नहीं जा रहा है चीज़ों को, उसमें समझाना भी है, उसमें लिखाना भी है, चीज़ों को व्यावहारिकता समझना भी है, चीज़ों को क्या है कैसे है। लिखिएगा, किसी व्यक्ति को, अभी आप लोग को जैसे समझाना ना रहे तो अभी ये सब लिखा कर तो तक खत्म कर दिए होते, लेकिन समझना पहली प्राथमिकता है ना। समझ में आ जाएगा तो याद करने में चीज़ें सरल हो जाएंगे। लिखिएगा, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने कानून के दृष्टिकोण में ऐसा कार्य ना किया हो, जब तक उसने कानून के दृष्टिकोण में ऐसा कार्य ना किया हो, ऐसा कार्य ना किया हो कि वह अपराध हो, कि वह अपराध हो। अपराध हो। अतः इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। अतः इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान किए गए हैं। जैसे, नहीं जैसे मत लिखिएगा, डैश करके लिखिएगा। लिखिएगा, किसी व्यक्ति को एक दंड के लिए, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती हैं। लेकिन विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती हैं। विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट जो लिखिएगा, क्या चीज? विभागीय कार्रवाइयां मतलब जैसे पुलिस के द्वारा मान लेते हैं कोई चीज है, आप मान लेते हैं किसी क्षेत्र में है, आप टीचर बन गए और आपके द्वारा जो है कोई ऐसा कृत्य किया जाता है, आपको तो दंडित उसके हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन विभाग के जो लोग रहेंगे, जो उच्चस्थ अधिकारी होगा, आपको भी वहां से जो है हटा भी सकता है। जैसे कहते नहीं, सस्पेंड कर दिए, यही चीज है। कानून भी दंडित करेगा प्लस आपके साथ विभाग भी जो है वहां पर दंड देगा। तो विभागीय कार्रवाइयां की जा सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। यही चीज हम सोच रहे थे, कोई ये प्रश्न पूछ क्यों नहीं रहा है।
विभागीय कार्यवाहियां क्या चीज है। आगे फिर दूसरा पॉइंट जो लिखिएगा, किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रति साक्षी या गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रति साक्षी या गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर आगे जो है लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, विधान में जितने दंड हेतु विध बनाया गया है, विधान में जितने दंड हेतु विधि बनाया गया है, उतने ही दंड के लिए विधि लागू होगा। जैसे मान लेते हैं एक दंड के लिए बनाया गया है कानून, तो वो एक दंड के लिए ही लागू होगा। मतलब कह सकते हैं कि विधान में जितने दंड का प्रावधान है उतना ही दंड दिया जाएगा, उतने ही दंड के लिए विधि लागू होगा। सही है, हो गया। फिर आगे लिखिएगा, जैसे निर्भया कांड के समय देश के सभी लोगों द्वारा आक्रोशित होकर बलात्कारियों के लिए सजा ए मौत की मांग कर रहे थे। बलात्कारियों के लिए सजा ए मौत की मांग कर रहे थे। सजा ए मौत की मांग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उस समय ऐसा कानून नहीं बनाया गया था। ऐसा कानून नहीं बनाया गया था कि न्यायालय द्वारा
कि न्यायालय द्वारा बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जा सके, बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जा सके। लेकिन सजा दी जा सके, भूख लग गया क्या शिवनंदन? 2 घंटे से ज्यादा हो गया क्या? अरे रुक जाओ यार, टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं ना। देखिए कभी 10 मिनट पहले, कभी आधा घंटा बाद में, ये सब ठीक है ना। जैसे क्या है कि हम लोग कोई अतिरिक्त काम तो किया नहीं जा रहा है। अब कोर्स है तो बहुत डिले भी किया जाएगा तब भी बहुत उचित नहीं है ना। पेपर भी आप लोग का देखिए, कुछ लोग को बीपीएससी देना होगा, कुछ लोग को जीआईसी देना होगा, कुछ लोग को टीजीटी देना होगा ना। क्या कहाँ तक लिखे हैं? कहाँ पहुंच गए? 1 मिनट दीजिएगा। न्यायालय द्वारा जो है बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जा सके, लेकिन हाँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो संसद को कानून बना देना चाहिए, तो संसद को कानून बना देना चाहिए और न्यायालय द्वारा फांसी की सजा दे देनी चाहिए। संसद को कानून बना देना चाहिए और न्यायालय द्वारा फांसी की सजा दे देनी चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 20 की जानकार यह जानते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 की जानकार यह जानते हैं, अनुच्छेद 20 की जानकार यह जानते हैं, जानते हैं, अनुच्छेद 20 की जानकार यह जानते हैं कि कानून भविष्यलक्षी होता है ना कि भूतलक्षी। कानून भविष्यलक्षी होता है ना कि भूतलक्षी। ना कि भूतलक्षी। ठीक है, ये तो अब समझ जाएंगे सारा चीज क्या है ना। अब इसमें क्या लिखा है आगे, अर्थात जो है कि आज कानून बना वो आगे के अपराधियों के ऊपर लागू होगा, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये क्या है कि जो कानून होता है ये भविष्यलक्षी होता है ना कि भूतलक्षी। ये सारा चीज है। ठीक है, बाकी जो है कल आइए, फिर उसके बाद हाँ रुक जाइए, बंद कर देते हैं।